नाजरीन, तारीखी तौर पे एक जज ने जब एक मेंटल एसाइलम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछा कि आपको कैसे पता है कि जो मुलजिम खड़ा हुआ है उसको दिमागी बीमारी है, क्या सबूत है आपके पास, हम आपकी बात क्यों माने। तो उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हजूर, क्योंकि मैं बहुत अरसे से इनके साथ काम कर रहा हूँ और इनको मैं देखता भी हूँ, इनका ख्याल भी रखता हूँ, तो मेरे वसी तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि इनको मेंटल इलनेस मौजूद है इनके अंदर। तो जज ने फिर कहा कि फिर बताओ इनको क्या सज़ा दी जाए। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो था उस असाइलम का, उसने कहा, जनाब, मेरा काम इतना ही था कि बताना कि मेंटल इलनेस मौजूद है, सज़ा देना अब आपका काम है। ये एक तारीखी वाक़या है जो किताबों में लिखा हुआ है, फोरेंसिक्स साइकेट्री की किताबों में। ये कोई 150-200 साल पुरानी बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ साल पहले जब पंजाब में उन लोगों का केस चल रहा था जिनको मेंटल इलनेस थी, सिवियर मेंटल इलनेस, ऐसी मेंटल इलनेस जिनमें उनको ये नहीं पता था कि कैसे हालात चल रहे हैं, उनकी सोच उनके काबू में नहीं थी। उनसे पूछते थे कि आपको सज़ा मिलेगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फांसी मिलेगी तो कहाँ जाएंगे उसके बाद। तो जवाब मिलता कि फिर मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है ना। इस जहनी हालत के साथ ये जब केस प्रेजेंट किए गए, बहुत सारे केस थे, 3-4-5 मशहूर केसेस, जिसमें इमदाद अली केस, खिजर हयात केस, सफ़िया बानो केस, ये सब केस जब पेश हुए, छोटी अदालतों से होते होते बड़ी अदालत तक पहुंच गए और एक तारीखी सफ़िया बानो केस के नाम से एक तारीखी जजमेंट दी गई। इस जजमेंट से पहले बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए, बहुत लंबा अरसा गुजरा इसमें, और एमिकस क्यूरे जो अदालत की मदद करने के लिए साइकेट्रिस्ट जो मदद करता है, प्रोफेसर मुवद्दत हुसैन राना साहब थे। तो इन्होंने ये उनको समझाया कोर्ट को कि ये जो बीमारियां हैं ये देखी नहीं जा सकती। तो जज को फैसला करने के लिए, फैसला सुनाने से पहले उस बंदे की असेसमेंट करवाना ज़रूरी है। वो बंदा क्या सोच रहा है, कैसा मूड है उसका, कैसे एहसासात हैं, उसकी इलनेस की, उसकी जो बीमारी के बारे में उसकी इनसाइट कैसे है, वो कितना अपने आप को बीमार समझता है, क्या वो अपने केस को भी समझता है कि नहीं, किस केस के लिए उसको पकड़ा गया है, क्या वो अपने जो वकील से भी बात कर सकता है कि नहीं, क्या उसको इन तमाम चीज़ों का इल्म वैसा ही है जैसे मुझे या आपको है, या किसी शदीद बीमारी की वजह से ये तमाम काम वो नहीं कर सकता, और किस हद तक कर सकता है। क्या अद्वियात खाने के बाद कर सकता है या अद्वियात खाने के बावजूद भी नहीं कर सकता। तो इस सारी तहकीक के लिए एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इनका भरपूर डिटेल कंप्रीहेंसिव असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये रिपोर्ट जब जज के सामने लाई जाए तो तब वो जज फैसला कर सकता है कि इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जिसको सिवियर मेंटल इलनेस या मेंटल इलनेस हो उसको आप आज़ाद कर दें। अगर जुर्म हुआ है तो जितनी उसकी सज़ा बनती है उसके हिसाब से आप सज़ा दे सकते हैं, लेकिन बीमारी को सामने रखते हुए अगर उसको पूरा नहीं भी छोड़ा जा सकता तो बजाय उसको सड़क पे भेजने की बजाय उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये अलग सवाल है अब कि ये बात प्रूफ की जाए कि जब वो इंसिडेंट हुआ तो उस वक़्त ये ज़हनी बीमार था या कई सालों के बाद जेल में रहने की वजह से बीमारी सामने आई। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केसेस भी थे जो जिसमें फांसी की सज़ा थी कुछ प्रिजनर्स को, लेकिन वो 14-14 साल जेल में मौजूद थे और उनको फांसी उनके वक्त पे नहीं दी गई।
اور بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بیمار ہیں تو پھر یہ کیس اس طرح چلتا رہا. یہ جو ہم نے آج بات کی یہ بات انٹروڈکشن تھا اس چیز کا کہ ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ، جی ہاں ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ اینٹی سائیکیٹری کے نام سے دنیا میں موجود ہے. کم از کم کوئی میرا خیال ہے 60-70 سال پرانی بات ہے، کوئی 1960 کی 1960s کی بات ہے کہ دنیا کے کچھ مشہور سائیکیٹرسٹ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید مریضوں کا ٹریٹمنٹ بہت غلط کیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ دوائیاں دی جا رہی ہیں، ان کو زبردستی کرنٹ لگایا جا رہا ہے، اس کو ہم ECT کہتے ہیں، الیکٹرو کنولسو ٹریٹمنٹ. تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو مریضوں کی زبردستی ان کا ایڈمیشن کر دیا جاتا ہے ان کی مرضی کے بغیر کئی دفعہ، اور اس زمانے میں 1960 سے پہلے یا اس زمانے میں بہت سارے ملکوں میں اسائلمز ہوتے تھے، تو غریبوں کو اور ذہنی بیمار مریضوں کو اکٹھا بند کر دیا جاتا تھا. تو ایک موومنٹ چلی ویسٹ میں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 ہیومن رائٹس کی بات شروع ہوئی تھی، نہیں آٹونومی کا فیصلہ کہ مریض خود اپنی بیماری کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اہل ہے.